एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। चलिए, अच्छी बात है। बढ़िया, स्वस्थ और साथ ही साथ खुश रहना चाहिए। आज हम फिर बात करने वाले हैं संसद के कार्यों के बारे में, और ये संसद के कार्य के बारे में लास्ट लेक्चर है। ठीक है, हाँ, 8-9 लेक्चर आ चुके हैं, ये लास्ट लेक्चर है। हमने देखा संविधायी शक्ति अर्थात संविधान संशोधन करने की शक्ति संसद की, और साथ ही साथ उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। ये नहीं है कि संसद बिल्कुल जो चाहे अपने हिसाब से बदलाव कर दे। कहीं ना कहीं आपने देखा कि संसद और न्यायपालिका दोनों में समय समय पर आपस में संसद की संवैधानिक शक्ति को लेकर, संविधान संशोधन करने की शक्ति को लेकर कुछ बातें उभरती रहीं, और आज तक भी कभी कभी उभरती रहती हैं। वहीं हमने देखा जहाँ पर संसद की संवैधानिक शक्ति को कहीं विधिक मानना या नहीं माना, अनुच्छेद 13 में के अंतर्गत रखा गया, विशेष अधिकार के अंतर्गत रखा गया या सामान्य अधिकार के अंतर्गत रखा गया। साथ ही साथ हमने ये भी देखा कि केशवानंद भारतीवाद था ना, केरल मामले, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण वर्डिक्ट रहा, क्या रहा? मूलभूत ढांचे का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत दिया गया। अब हम आज देखने वाले हैं कि उसके तहत या फिर और आगे जो मामले हुए, मिनर्वा मिल्स मामला, इंदिरा गांधी जी का मामला, इनमें क्या क्या बातें रहीं, और क्या पूरी तरीके से मूल तत्व अब डिफाइन कर दिए गए हैं कि ये मूल तत्व होंगे और ये नहीं होंगे। चलिए आज इसी बात को क्लियर करते हैं। संविधान में संशोधन करने की शक्ति के तहत हम देखेंगे कि मूल तत्वों को रखा गया है, किस तरीके से स्पष्टीकरण किया गया है मूल तत्वों का। केशवानंद केस में न्यायाधीश सीकरी, पहले तो ये बात रखिएगा, न्यायाधीश सीकरी थे केशवानंद भारती केस में। न्यायाधीश सीकरी ने संविधान के मूल तत्वों को इस तरीके से, देखिए इस तरीके से क्लैरिफाई किया था, एक सारणी के तहत एक स्पष्ट व्याख्या दी थी कि ये मूल तत्व हो सकते हैं उस समय। कब? केशवानंद भारती केस में। संविधान की सर्वोच्चता, यानी कि जो संविधान है वो सर्वोच्च है, संविधान देश में सबसे ऊपर है। संविधान की सर्वोच्चता को मूलभूत ढांचे के तहत रखा गया। साथ ही साथ गणतंत्रात्मक व लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली, क्या? गणतंत्रात्मक व लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली। आप देखते हैं ये बात हमारे संविधान की उद्देशिका में भी लिखी गई है, लोकतंत्र और गणतंत्र। तो ये लोकतंत्र शासन प्रणाली और गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली को हमारे देश के लिए मूलभूत तत्वों में रखा गया। मूलभूत तत्व क्या है कि जिसमें बदलाव नहीं किया जा सकता, उसमें कुछ जोड़ा तो जा सकता है परंतु घटाया कुछ भी नहीं जाएगा, वो तो होना ही चाहिए मूल तत्व, अर्थात हमारा मूल। आप कभी कभी आपने सुना होगा ना, भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक, अर्थात वो अमेरिका में रहते हैं, वहाँ के नागरिक में, परंतु जो उनकी पैदाइश है, जो मूल है, वो मूल कहाँ से है? भारतीय। ये सुना है ना आपने? तो मूल तत्व यही होते हैं जिसको बदला नहीं जा सकता। संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, जो हमारे संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है, आप देखते हैं ना, हमारे संविधान का अपना कोई धर्म नहीं है। हमारे देश में कितनी विविध तरीके की धर्म संस्कृतियां हैं, परंतु आप ये कहें कि हमारे देश का कोई धर्म है तो बिल्कुल नहीं। हमारे जो देश है उसका जो स्वरूप है वो धर्मनिरपेक्ष है। संविधान का, देश का, हमारे राज्यों का अपना कोई धर्म नहीं है। तो संविधान का धर्मनिरपेक्ष स्वरूप, शक्तियों का पृथक्करण, आप देखते हैं विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका की अपनी अपनी शक्तियाँ, उनकी अपनी अपनी पावर है, उनका पृथक्करण किया गया है संविधान के ही द्वारा। तो ये भी संविधान का मूल तत्व है। साथ ही साथ संविधान का संघीय स्वरूप, संघ और राज्य, आप देखते हैं ना, संघ है, राज्य है, और संघ राज्य की अपनी कुछ शक्तियाँ भी है, पावर भी हैं। तो संविधान का संघीय स्वरूप, ये सारी कुछ ऐसी बातें हैं जो संविधान के मूल तत्व में रखी गई हैं। इसी मामले में न्यायाधीश हेगड़े, यानी कि इसी मामले में न्यायाधीश हेगड़े थे। मैंने आपको बताया कि जब ये एक निर्णय दिए जाते हैं, एक संविधान पीठ का निर्माण किया जाता है। ऐसा नहीं है सिर्फ एक ही न्यायाधीश होता है, इसमें हो सकता है 5 हो सकता है 11 हो, 13 हो। तो संविधान पीठ का निर्माण किया जाता है, और उसमें ऐसा होता है निर्णय बहुमत से दिया जाए, परंतु कुछ ऐसे भी तो होंगे जिनका अपना भी कुछ अलग निर्णय होगा।
सब एक साथ एक ही निर्णय पे कहें, हाँ कहें, ये ज़रूरी नहीं है। सबका अपना अलग अलग मत होता है। हो सकता है 5 एक साथ हो और 9 अलग हो। अगर 9 की संविधान पीठ का 9 सदस्यों की संविधान पीठ का निर्माण किया गया है तो उसमें 5 एक साथ हो और 4 का अपना अलग निर्णय हो, तो निर्णय तो बहुमत से हो जाएगा बिल्कुल, क्योंकि 5 है एक साइड, ज़्यादा है ना। बहुमत क्या होता है? ज़्यादा। जब आप वोट देने जाते हैं, चुनाव होते हैं ना, वोट की काउंटिंग होती है, तब क्या होता है, जो एक भी, चाहे 2 ही वोट क्यों ना हो, 100 वोट ही क्यों ना हो, जो ज़्यादा होगा वो ही जीत जाएगा। प्रथम खंबा छू लेने वाली प्रणाली बोलते हैं ना भाई, भाग के जिसने सबसे पहले खंबा छू लिया, जिसके सबसे ज़्यादा वोट, चाहे उससे एक ही वोट क्यों ना एक्स्ट्रा हो, 50 ही वोट क्यों ना एक्स्ट्रा हो, फिर भी वो विनर कहलाएगा। तो यही बात है कि 9 की पीठ है, 5 का निर्णय है, तो वो बहुमत से निर्णय तो होगा, परंतु उन 4 लोगों ने भी तो कुछ बात कही होगी। देखिए अब इसी मामले में न्यायाधीश हेगड़े, न्यायाधीश मुखर्जी ने, 2 न्यायाधीशों की बात रखी गई है यहाँ पर, न्यायाधीश हेगड़े और न्यायाधीश मुखर्जी ने भारत की प्रभुसत्ता व एकता, क्या भारत की प्रभुसत्ता, और हमारा देश प्रभुसत्ता संपन्न है, यानी कि हम आज़ाद हैं, हम अपने बाहर के विदेशी मामलों में, आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हैं। तो भारत की प्रभुसत्ता व एकता, जो हमारी एकता है, तथा राजनीतिक व्यवस्था का लोकतंत्रात्मक स्वरूप, लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है हमारे यहाँ, तो राजनीतिक व्यवस्था का लोकतंत्रात्मक स्वरूप तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी कि हमारे यहाँ पे जो नागरिक हैं वो व्यक्तिगत रूप से भी स्वतंत्र है, वो चाहे जहाँ जाना चाहे जा सकते हैं, जो बोलना चाहे भी, व्यक्ति की स्वतंत्रता है, कुछ मौलिक अधिकार हैं, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है ना, तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को मूल ढांचे के तत्वों में जोड़ा। इसी मामले में 2 न्यायाधीश सीकरी ने ये सारी चीज़ें जोड़ी जो मैंने आपको पहले बताई है, परंतु न्यायाधीश हेगड़े और मुखर्जी के द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का लोकतंत्रात्मक स्वरूप, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, भारत की प्रभुसत्ता व एकता, कुछ ये तत्व थे जिनको हमारे मूल तत्व में, मूलभूत ढांचे के तहत रखा गया या जोड़ा गया, आप कह सकते हैं। इंदिरा गांधी बनाम नारायण मामला, कौन सा मामला? इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण मामला। न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने मूल तत्वों को जोड़ा। इस मामले में क्या जोड़ा गया? न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कुछ मूल तत्वों को जोड़ा। क्या थे? प्रभु सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। देखिए थोड़ा शब्दों का फेर हो सकता है, चीज़ें अलग तरीके से उसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है, कुछ थोड़े बहुत शब्द जोड़े गए हैं, परंतु स्वरूप कहीं ना कहीं एक ही रहता है। तो प्रभु सत्ता संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के रूप में भारत दर्जे और अवसर की समानता, यानी कि जो भारत का दर्जा है, जो रैपो है, दर्जा है, और साथ ही साथ जो अवसर है, अवसर की समानता, धर्मनिरपेक्षता और अंतःकरण की स्वतंत्रता। अंतःकरण यानी कि आप अपने मन से जो भी चाहें धर्म मान सकते हैं, बिल्कुल। अंतःकरण यानी कि अपने मन से, अपने अंदर से जो धर्म चाहे मान सकते हैं, आप आज़ाद है। ज़रूरी नहीं आप हिंदू हैं तो आप मुस्लिम धर्म फॉलो नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। आप मुस्लिम में, आप हिंदू धर्म की चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं, फॉलो कीजिए, कोई ऐसी रोक टोक नहीं है। तो देखिए धर्मनिरपेक्षता, ये सब यहाँ पर भी दिया गया है। ये आप मूलभूत ढांचा, संघीय स्वरूप, लोकतंत्रात्मक, किसमें भी देख सकते हैं, लोकतंत्रात्मक, धर्मनिरपेक्ष, ये देखिए न्यायाधीश सीकरी ने भी कहा है। तो थोड़ी सिमिलैरिटी रहती है, परंतु अपनी तरीके से इंटरप्रिटेशन, अपनी तरीके से बातें कही हैं बस। धर्मनिरपेक्षता और अंतःकरण की स्वतंत्रता और विधि का शासन, यानी कि कानून का शासन, विधि का शासन को मूलभूत तत्व में जोड़ा। किस मामले में? इंदिरा गांधी बनाम नारायण मामले में। मिनर्वा मिल्स के मामले में संसद की संशोधित शक्तियों, कौन सी? जो संसद की संशोधन करने की शक्ति है, संसद की संशोधित शक्तियों, न्यायिक पुनर्विलोकन। क्या? न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी कि अगर कोई वर्डिक्ट आ चुका है, कोई विधि बन चुकी है, कोई चीज़ है, तो अगर उसको संसद ने कोई विधि निर्माण कर दिया है और न्यायालय को ऐसा लगता है कि इसमें संविधान की कुछ बातें हैं, कुछ उपबंध ऐसे हैं जिनका हनन हो रहा है या संविधान के अनुरूप नहीं है, तो क्या होता है? न्यायाधीश या न्यायालय, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है न्यायालय के पास, तो उसको वापस से जांचता है, परखता है। पुनरावलोकन यानी कि दोबारा अवलोकन करना उस चीज़ का। तो न्यायिक पुनरावलोकन मूल अधिकारों तथा निदेशक सिद्धांतों के बीच
तुलन यानी कि संतुलन, बैलेंस, संतुलन को संविधान के मूल तत्वों की सूची में जोड़ा। किस मामले में जोड़ा? मिनर्वा मिल्स के मामले में क्या क्या जोड़ा? संसद की संशोधित शक्तियाँ, जो संसद की संशोधन करने की शक्ति है उसको, न्यायिक पुनरावलोकन, मूल अधिकारों तथा जो नीति निदेशक तत्व हैं DPSP। आप पढ़ेंगे, जब आपको पता है ना, भारतीय संविधान भी पढ़ा रही हूँ और उसमें हमारे मूल अधिकार कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नीति निदेशक तत्वों के ही बारे में बात करेंगे। तो मूल अधिकारों तथा नीति निदेशक सिद्धांतों के बीच में बैलेंस यानी कि संतुलन जैसे कुछ तत्वों को मूल तत्वों के तहत संविधान में जोड़ा गया। आपसे पूछा भी जा सकता है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति को किस मामले में मूल तत्व में जोड़ा गया, वो ऐसा कौन सा वाद था? तो मिनर्वा मिल्स के मामले में न्यायिक पुनरावलोकन को ये कहा गया, बेसिकली क्लियर किया गया कि जो न्यायिक पुनरावलोकन है, क्योंकि आपने पहले भी देखा कि इससे पहले संसद ने कुछ संशोधन कर दिए थे और इस तरीके से संशोधन किए गए थे कि जो ये संविधान केशवानंद भारती केस में जो बात रखी गई थी उसके तहत जो संसद को दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत ना आए, तो इस तरीके के संशोधन किए गए। संशोधन किए गए तो उसमें जो न्यायालय है उसकी साफ साफ तौर पर ये बात दिख रहा था कि जो न्यायालय की न्यायिक पुनरावलोकन करने की शक्ति है उसको कहीं ना कहीं समाप्त किया जा रहा है। तब मिनर्वा मिल्स केस में क्लियर तौर पर यह बात कही गई कि न्यायिक पुनरावलोकन भी संविधान के मूल तत्व के तहत ही आता है। कुछ मामलों में न्यायाधीशों में मतभेद है। मैंने आपसे अभी कहा कि जब संविधान पीठ का निर्माण होता है, ठीक है, 9 जजों की पीठ बनाई, 9 में से 7, 6 एक साथ है, परंतु वो जो बाकी बच गए 2 या 3 उनका भी तो अपना मत होगा ना कुछ, तो हमेशा कुछ ना कुछ अलग मत भी रहा है। बहुमत से निर्णय तो हुआ है, परंतु वो जो उस बहुमत में शामिल नहीं थे जज, उनकी भी तो बातें कुछ रही होंगी। तो कुछ मामलों में न्यायाधीशों में मतभेद है कि कोई विशेष तत्व मूल तत्व है या नहीं। तो कुछ न्यायाधीश, कुछ मामलों में ऐसा रहता है कि कुछ न्यायाधीशों में ये मत का विचार होता है, ये मतभेद होता है कि उनके मत का ये विभेद होता है कि क्या तत्व, किस तत्व को मूल तत्व बोला जाए या किस तत्व को नहीं बोला जाए, किस तत्व को मूल तत्व कहकर जोड़ा जाए या नहीं जोड़ा जाए या व्याख्यात किया जा सके। तो ये हमेशा रहता है न्यायाधीशों के माइंड में, उनके मत में, विचार में ये बात दिखती है कि ऐसा क्या, कौन से तत्व को जोड़ा जाए, किस तत्व को मूल तत्व कहा जाए और किसको नहीं। तो न्यायाधीश राय, न्यायाधीश राय ने निर्बाध एवं निष्पक्ष निर्वाचन यानी कि निर्बाध, खुले तरीके से, निर्बाध, बिना किसी रोक टोक के और निष्पक्ष, बिना किसी का पक्षपात किए निर्वाचन, चुनाव, अर्थात निर्वाचन क्या, चुनाव। तो न्यायाधीश राय ने निर्बाध एवं निष्पक्ष निर्वाचन, चुनाव को मूल तत्व माना, परंतु न्यायाधीश खन्ना ने नहीं माना। आप देखते हैं हमारे यहाँ जो चुनाव होते हैं वो निर्बाध यानी कि बिना किसी विघ्न बाधा के होना चाहिए। नहीं कि कोई दबाव डाल रहा है, किसी तरीके की रोक टोक कर रहा है, बीच में कोई अड़ंगे लगा रहा है, कोई दबाव है चुनावों में किसी बड़े नेता का या किसी भी का भी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली है, जनता जाके वोट करके आती है, जो जीतता है वो फिर शासन संभालता है और जो नहीं हारता है अगर वो आप आराम से अपनी सीट छोड़ भी देता है। आप देखते हैं ना, जब कांग्रेस थी, कांग्रेस जीती थी तो आराम से कांग्रेस शासन कर रही थी, फिर जब चुनाव हुए बीजेपी आई तो कांग्रेस ने आराम से अपनी सीट छोड़ भी दी। तो इस तरीके से कोई दिक्कत नहीं आती हमारे देश में जब चुनाव होते हैं। तो ये कहा गया है कि न्यायाधीश में कुछ बातों में मतभेद है और उदाहरण क्या दिया है कि न्यायाधीश रॉय ने निर्बाध एवं निरपेक्ष या निष्पक्ष निर्वाचन को संविधान का मूल तत्व माना, परंतु न्यायाधीश खन्ना ने मूल तत्व नहीं माना। साथ ही साथ न्यायाधीश बेग, कौन से न्यायाधीश बेग ने कहा कि न्यायालय संवैधानिक वैधता का परीक्षण मुख्यतः संविधान की उद्देशिका से कर सकता है। न्यायाधीश बेग ने एक बात कही, क्या बात कही कि न्यायालय संवैधानिक वैधता यानी कि संविधान की जो वैधता है, उसके उपबंधों की जो वैधता है, यानी कि अगर कोई विधि निर्माण कर दिया गया है वो कितनी वैध है और कितनी अवैध, कितनी संविधान के अनुरूप है और कितनी नहीं। तो यही कहा गया है कि संविधान की वैधता
न्यायालय संवैधानिक वैधता का परीक्षण मुख्यतः संविधान की उद्देशिका से कर सकता है। ऐसा मापदंड है जिसे संवैधानिक संशोधनों पर लागू किया जा सकता है। यानी कि जब संविधान में संशोधन किए जाते हैं तो उद्देशिका को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए, जो बातें उसमें कही गई हैं। ये एक संविधान में संशोधन करने के लिए एक महत्वपूर्ण पक्ष के रूप में बात कही गई है। मानी है, किसने मानी है? बेग ने। परंतु न्यायाधीश चंद्रचूड़, कौन से न्यायाधीश? न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी मानने से इनकार दिया है। पूर्ण रूप से इनकार नहीं किया है, परंतु पूर्ण रूप से उस विचार से सहमत नहीं है कि क्या जो हमारी उद्देशिका है वो संविधान की कुंजी अर्थात चाबी है। इस बात से पूर्ण रूप से न्यायाधीश चंद्रचूड़ शामिल रहे थे। तो आपसे ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है कि मूल तत्व में क्या सभी न्यायाधीशों के विचार एक समान होते हैं या मत में विभेद भी होता है? तो बिल्कुल, कुछ मतों में विभेद भी होता है, कुछ चीज़ों में होता है। अब देखिए, मैंने न्यायाधीश बेग ने क्या कहा, माना कि उद्देशिका मूल तत्व हो सकती है अगर संविधान संशोधन करना हो, यानी कि उसका ध्यान रखा जा सकता है, उसके में जो बातें की गई हैं उसको ध्यान में रखकर संविधान संशोधन किया जा सकता है, एक अहम पार्ट के रूप में माना है। परंतु वही न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने उद्देशिका को संविधान की कुंजी के रूप में मानने से उनके विचार थोड़े अलग हैं, उन्होंने नहीं माना है इस बात को। साथ ही साथ बहुमत का, अब आपसे निष्कर्ष रूप से क्या कह सकते हैं कि बहुमत का ऐसा कोई निर्णय उपलब्ध नहीं है जिसमें संविधान के मूल तत्वों का निर्धारण हो सके। अभी पूरी तरीके से अब तक भी क्लियरिटी नहीं है। इतने सारे संविधान संशोधन हो चुके हैं, 100 से ऊपर संविधान संशोधन हो चुके हैं, परंतु अभी भी मूल तत्वों को लेकर कोई क्लियरिटी, कोई स्पष्टीकरण, कोई ऐसी लिस्ट नहीं है कि ये संविधान के मूल तत्व हैं। बहुमत का कोई ऐसा निर्णय उपलब्ध नहीं है जिसमें संविधान के मूल तत्वों का निर्धारण हो सके। न्यायालय द्वारा ऐसा कुछ नहीं कहा गया है कि मूल तत्वों की सूची में और तत्व नहीं जोड़े जा सके। जो ये तत्व हैं उसके अलावा भी समय समय पर मूल तत्वों के तहत कुछ और तत्व जोड़े जा सकते हैं, क्योंकि न्यायालय ने अभी तक बिल्कुल भी कोई ऐसा स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है कि सिर्फ यही मूल तत्व हैं। तो यहाँ से ये बात क्लियर होती है कि समय समय पर मूल तत्वों में और भी जो मूल तत्व यहाँ दिखाए गए हैं, दिए गए हैं, उनमें और मूल तत्वों को भी जोड़ा जा सकता है समय के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। क्लियर? इंदिरा गांधी मामले में न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि मूल ढांचे के सिद्धांत पर प्रत्येक मामले के प्रसंग से विचार किया जाना आवश्यक है। किस मामले में? इंदिरा गांधी मामले में। क्या कहा चंद्रचूड़ जी ने कि मूल ढांचे के जो सिद्धांत है, मूल तत्वों का जो सिद्धांत है, उस प्रसंग में विचार किया जाना आवश्यक है। यानी कि मूल तत्वों में जब भी कोई संशोधन होता है उसमें विचार किया जाना आवश्यक है कि मूल तत्वों से कहीं छेड़खानी तो नहीं हो रही, कहीं हम संविधान के मूल तत्व, मूल उपबंधों के साथ ही कुछ इधर उधर उसमें ही तो नहीं कर रहे मूल तत्वों में। इस पर विचार अमूर्त रूप से नहीं बल्कि ठोस समस्या के प्रसंग के रूप में किया जाना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ नॉर्मल तरीके से, अमूर्त तरीके से इस पर विचार किया जाना चाहिए, बल्कि एक ठोस तरीके से समस्या के प्रसंग के रूप में विचार किया जाना चाहिए, मूल तत्वों के रूप में। क्योंकि मूल तत्व बहुत आवश्यक चीज़ है। कहीं ना कहीं इसी के द्वारा संसद को पर ये निर्बंध भी है, ये एक रिस्ट्रिक्शन भी है कि मूल तत्व के तहत ही संविधान में जो है संशोधन करने की जो शक्ति है संसद के पास, अबाध रूप से है ना, संसद के पास संविधान संशोधन करने की शक्ति, उस पर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शन इसी कारण है, मूल तत्वों के कारण। और मूल तत्वों का अभी तक स्पष्टीकरण नहीं है कि सिर्फ यही मूल तत्व है। क्लियर कह दिया है न्यायालय ने कि समय समय पर इन पे सिचुएशन के हिसाब से, समय के हिसाब से और भी मूल तत्वों को जोड़ा जा सकता है। संविधान में संशोधन संसद की संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए, क्या कहा गया है कि संविधान में संशोधन संसद की संवैधानिक शक्ति अर्थात, क्योंकि देखिए मैंने आपसे पहले भी कहा है, इनके जो कुछ शब्द होते हैं, कुछ की पॉइंट होते हैं, सभी सब्जेक्ट से के सभी विषय के अपने की पॉइंट होते हैं, उनको याद रखना जरूरी हो सकता है संविधान संशोधन की शक्ति ना देखे, वो संवैधानिक शक्ति दे दे, तो आपको पता होना चाहिए संवैधानिक शक्ति से तात्पर्य है संविधान संशोधन करने की शक्ति। संविधान में संशोधन संसद की संवैधानिक शक्ति का प्रयोग करते हुए
प्राय न्यायालयों में फैसलों तथा उनकी संवैधानिक उपबंधों की व्याख्याओं के परिणाम स्वरूप पैदा हुई कठिनाइयों व स्थितियों का सामना करने के लिए किया जाता है। जो संविधान में संशोधन क्यों किया जाता है? संविधान में संशोधन इसलिए किया जाता है कि संविधान में संशोधन संसद जो अपनी संविधायी शक्ति का, यानी कि संसद को ये शक्ति हासिल है कि वो संविधान में संशोधन कर सकती है। कभी कभी क्या होता है, जो न्यायालय के फैसले हैं, संवैधानिक उपबंध हैं और साथ ही साथ जो संसद के द्वारा कानून या विधि का निर्माण किया गया है, उसमें कुछ कठिनाइयां उत्पन्न हो जाती हैं। तो उनमें संतुलन बनाने के लिए, उन कठिनाइयों को ख़त्म करने के लिए संविधान में संशोधन किया जाता है। साथ ही साथ और किस लिए किया जाता है? तथा संविधान के उपबंधों के पीछे संविधान निर्माताओं के आशय, यानी कि जब संविधान का निर्माण हुआ था, संविधान बना था, उस समय संविधान निर्माण जिसने किया था, जिन लोगों के द्वारा किया गया था, जिस संविधान सभा के द्वारा ही किया गया था ना संविधान का निर्माण, तो उस समय उन्होंने क्या सोचकर, क्या विचार कर, क्या दिमाग में रखकर, क्या आशय था संविधान निर्माण करने का, क्या मतलब कि क्या सोच रहे थे, वो किस तरीके के भारत की सोच रखते थे कि भविष्य में भारत ऐसा हो। तो इस मामले को भी लेकर संविधान में संशोधन किया जाता है कि ऐसा नहीं, इस तरीके की सोच थी, इस तरीके का ये बातें थी, ये चीज़ होनी चाहिए। जिन्होंने संविधान निर्माण किया था उनकी ये सोच थी, ये सोचकर, इस बात को ध्यान में रखकर संविधान में ये बात रखी गई है। और इसकी व्याख्या करता कौन है? न्यायालय करता है। तो संविधान के उपबंधों के पीछे संविधान निर्माताओं के आशय तथा संविधान के पाठ को स्वीकृत राष्ट्रीय लक्ष्यों व उद्देश्यों के निकट लाने के लिए भी संविधान में संशोधन आवश्यक हो जाता है। यानी कि ये भी कहा जा सकता है, जब न्यायालय और साथ ही साथ संसद विधि बनाती है, कुछ कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं, तो उनमें बैलेंस करने के लिए भी संशोधन किया जाता है। साथ ही साथ जो संविधान निर्माता थे, जिन्होंने संविधान बनाया था, उनका मत क्या था उस समय, उनका आशय क्या है, उसमें जो बातें लिखी गई हैं उनका विचार क्या है, वो कैसा भारत देखना चाहते थे, कैसे भविष्य का भारत देखना चाहते थे कि भविष्य में हमारा भारत ऐसा हो। तो उस चीज़ को भी ध्यान में रखकर, उनकी बातों को ध्यान में रखकर, साथ ही साथ जो उद्देश्य है हमारे संविधान का, जो लक्ष्य है, उसको भी उसके नज़दीक लाने के लिए भी, यानी कि हम उन लक्ष्यों को अचीव कर पाएँ जो संविधान में दे रखे हैं, इस कारण भी संविधान में संशोधन किया जाता रहा है। क्योंकि सभी बातें संविधान में पूरी तरीके से नहीं लिखी हुई हैं। कुछ समय, कई बार समय के हिसाब से कोई नई सिचुएशन, नई कठिनाइयाँ भी आ जाती हैं, नई नई बातें भी उभरती हैं समय के हिसाब से, तो क्या होता है, संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ जाती है। अब हमने यहाँ देखा तो आप क्लियर तौर पर कह सकते हैं कि जो मूलभूत ढांचे का सिद्धांत है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हमारे और आपके लिए, नागरिकों के लिए। क्योंकि वरना संसद क्या होगा, संसद कुछ संशोधन कर लेगी, अपने हिसाब से कुछ भी बदलाव कर लेगी। तो यहाँ मूलभूत ढांचे का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। किस वाद में आया? केशवानंद भारती में आया ना मूलभूत ढांचे का। साथ ही साथ न्यायिक पुनरावलोकन का भी महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण। जब संसद, न्यायपालिका देख ही नहीं पाएगी कि संसद क्या कर रही है, तो वो कैसे कह पाएगी ये मूलभूत ढांचा ये नहीं है। तो न्यायिक पुनरावलोकन का भी विचार बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों ही बातें, और ये मूल तत्व हैं। और साथ ही साथ समय समय पर ये क्लियर कर दिया गया है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जो बातें कही गई हैं, मैंने आपको पढ़ाई सर्वप्रथम कि यही मूलभूत ढांचे, नहीं। अगर ऐसा लगेगा कि कुछ और तत्वों को मूलभूत ढांचे के तत्व में जोड़ा जाना चाहिए, ऐड करना चाहिए, तो समय समय पर किया जाता रहेगा। ये बात क्लियर कर दी है न्यायालय के द्वारा। न्यायालय ने कहा है कि मूलभूत ढांचा क्या होगा, हम उसको समय समय पर आपको बताते रहेंगे। चलिए अब लास्ट देखते हैं संसद के कार्यों में क्या नेतृत्व, किस तरीके से नेतृत्व किया जाता है। आप देखते हैं जो संसद में कार्य करते हैं सांसद, वो कभी कभी ऐसे नहीं है कि अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ हों, परंतु जब वो संसद में कार्य करते हैं, संसद की समितियों में कार्य करते हैं, तो उन्हें पर्टिकुलर चीज़ की विशेषज्ञता, बहुत सारी नॉलेज, संसद में कार्य करने से संसद की, देश की व्यवस्था की, देश की राजनीतिक व्यवस्था की, देश में किस तरीके से शासन प्रशासन चलता है, कैसे कार्य किया जाता है, कैसे कार्य करना चाहिए, बहुत बातों की, काफ़ी सारी बातों की विशेषज्ञता उनको हासिल हो जाती है, बहुत सारी नॉलेज मिल जाती है, जिससे जब प्रधानमंत्री जी अगर मंत्री
पद के लिए किसी व्यक्ति को चुनना चाहें तो इन सांसदों में से वो देख सकते हैं कि किनको सबसे ज़्यादा विशेषज्ञता प्राप्त है, किसका सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा है। तो यही बात कही जा रही है संसद के बारे में कि कहीं ना कहीं वो प्रशिक्षण नेतृत्वकर्ता का भी कार्य करती है, क्योंकि जब कोई अगर फर्स्ट टाइम कोई सांसद चुन के जा रहा है तो वो ब्लैंक होता है, इतनी नॉलेज नहीं होती। चलो आज तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं कि बहुत सारी नॉलेज लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, चीज़ें करते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। जैसे अब मैंने आपको पढ़ा दिया, आपको पता चलेगा कैसे काम है। परंतु कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको नहीं भी नॉलेज होती है और वो फ्रेशर होते हैं, जाते हैं वहाँ काम करते हैं, वहाँ कार्य करने से उनको ये पता चलता है कि किस तरीके से संसद में कार्य होता है, कैसी राजनीतिक व्यवस्था है। और कुछ समितियों को उनको सदस्य बना दिया जाता है, जिस कारण से उनको किसी विशेष क्षेत्र में विशेषज्ञता भी हासिल हो जाती है। तो इससे क्या होता है, एक बेहतर मंत्री पद के लिए सांसद होते हैं वो एक बेहतर मंत्री पद के लिए भी चुने जा सकते हैं। प्रधानमंत्री जी उनका चुनाव कर सकते हैं कि ये जो सांसद है इस विशेष क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य कर रहा है और इसको विशेषज्ञता भी है, तो वो मंत्री पद के लिए चुनाव कर सकते हैं। तो क्या हुआ, संसद में आप बेसिकली आपने सीखी भी, पढ़ाई भी करी, प्रशिक्षण भी लिया ना, क्योंकि आपको सब कुछ संसद में जाने के बाद ही पता चला, सीखा आपने वहाँ पर जाकर। जैसे स्कूल में जाकर आप चीज़ें सीखते हैं, लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, आपको पता चलता है कि किस तरीके की क्या कठिनाई है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके का शासन प्रशासन है, क्या कमियाँ हैं, क्या खूबियाँ हैं, ये सब कुछ पता चलता है आपको संसद में बैठकर। तो यही कहा गया नेतृत्व। संसद वह मंच है जहाँ मंत्रीगण कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते हुए तथा प्रशिक्षण पाते हैं, यानी कि संसद वह क्षेत्र है, वह मंच कह सकते हैं आप, जहां पर मंत्रीगण अपने कार्य में प्रवेश करते हैं, अपने कार्य में जाते हैं, साथ ही साथ वहां पर उन्हें प्रशिक्षण भी मिलता है। आप देखते हैं IAS IPS या आप UPSC के पेपर देते हैं, आपको प्रशिक्षण भी दिया जाता है ना। बेशक से आपने चीज़ें क्लियर कर ली हो, परंतु उसके बाद जब आप पेपर क्लियर कर लेते हैं, इंटरव्यू के बाद आपको प्रशिक्षण दिया जाता है, तब आप पूरी तरीके से उस पोस्ट के लिए लायक होते हैं, है ना, प्रशिक्षण के बाद ही। इसी तरीके से सांसद चुनाव जीतकर जाते हैं संसद में, परंतु प्रशिक्षण की तो आवश्यकता है। तो ये प्रशिक्षण लिया कहाँ से जाता है, संसद में ही लिया जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे ऐसे भी सांसद होते हैं जो बहुत अनुभवी होते हैं, जो पहले समय से संसद में होते हैं, जिन्हें सारा कार्य पता होता है, चीज़ें पता होती हैं। तो इससे उनका प्रशिक्षण भी हो जाता है, उन्हें ये भी पता चलता है कि किस तरीके से कार्य करना है या हो रहा है, या हमें किस कार्य में किस तरीके से कार्य करना है, कैसे बात रखनी है आपने, किस बात को किस समय कहां पर किस बात को रखना है, सब कुछ कहाँ सीखते हैं वो, संसद में ही। तो संसद वह मंच है जहां मंत्रीगण कार्य क्षेत्र में प्रवेश करते तथा प्रशिक्षण पाते हैं। साथ ही साथ दोनों सदन, क्या दोनों सदन कौन कौन से, लोकसभा और राज्यसभा। अब तो आपको पता चल गई होगी, बिल्कुल रट चुका होगा आपको कि संसद के 2 सदन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। केंद्र में दोनों सदनों लोकसभा तथा राज्यसभा में व उनकी समितियों में, जो इन दोनों ये सदन हैं, ये समय समय पर अपनी समितियों का निर्माण भी करती हैं। अगर किसी मुद्दे पर बारीकी से जांच करनी हो, उसके छोटे छोटे पहलुओं पर जांच करनी हो, तो समितियों का निर्माण किया जाता है, और ये दोनों सदन समितियों का निर्माण करते हैं। तो यही कहा गया कि दोनों सदनों में व उनकी समितियों में सदस्यों के कार्य निष्पादन को देखकर, यानी कि जो कार्य करने के तरीके हैं, वो किस तरीके से सांसद कार्य कर रहे हैं, कार्य निष्पादन को देखकर प्रधानमंत्री को अधिकतम योग्यता रखने वालों का चयन करने में सहायता मिलती है। यानी कि प्रधानमंत्री जो अपनी मंत्री परिषद है, कैबिनेट है, उसमें शामिल करते हैं ना कुछ मंत्रियों को, तो प्रधानमंत्री जी को इसमें हेल्प मिलती है कि वो योग्य व्यक्ति को ले सके। उनको पता चलता है कि किस क्षेत्र के लिए किस व्यक्ति को, किस सांसद को लिया जाना चाहिए, कौन योग्य है किस मंत्रालय के लिए। विभिन्न समितियों में काम करते हुए सदस्य विशिष्ट क्षेत्रों में जानकार व विशेषज्ञता प्राप्त कर लेते हैं। यानी कि जो समितियां गठित की जाती हैं, उसमें काम करते हुए, उस समितियों में कार्य करते हुए जो सदस्य हैं, उनको उस क्षेत्र की जानकारी साथ ही साथ विशेषज्ञता हासिल हो जाती है, जिससे वो मंत्री के रूप में बहुत बेहतर तरीके से अपना कार्य कर सकते हैं। आई बात आपको समझ में। चलिए, संसद के कार्यों का लास्ट लेक्चर था, आज के लिए इतने रखते हैं, फिर धन्यवाद।